हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है पेपर 2 और पेपर 1 जो मैथ के सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कि आज का सवाल जो होगा वो मिक्स सवाल होगा, ठीक है। आपका जो है नंबर सिस्टम से होगा, आपका जो है मेंसुरेशन से भी आपका सवाल है, आपका जो है क्या कहते हैं अलजेब्रा से भी सवाल है। यानी बहुत सारे टॉपिक को मिक्स करके जो आज आपके प्रीवियस ईयर में जो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल जो कुछ स्टेट में जो पिछले ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं को यहाँ पे लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस तरह के सवाल जो अक्सर आपके पीरियड में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का पहला सवाल आपका ही है। पहला सवाल आपका बोर्ड पे यहाँ पे आ गया है। अब इसको देखिए, सवाल क्या है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या या कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। भिन्न दिया हुआ क्या, 24/25 है, फिर आपका 10/11 है, फिर 99/100, 68/69। अब आपको बताना है कि इन जो चार जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो कौन सा भिन्न होगा, सबसे छोटा होगा। अब एक मिनट के लिए आप साइड में इसको कर ले कि मान लीजिए ये आपका नंबर में दिया हुआ नहीं है, आपके सामने ये कुछ भिन्न दिया हुआ है और कह रहा है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजाना है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था करना क्या है कि जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे और आपका जो अंश है वो आपका हर से छोटा हो, बड़ा के लिए भी लागू होगा, लेकिन अगर आपका अंश हर से छोटा है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। और हम सब में देख रहे हैं कि सब में वही आपका सबका अंश जो है हर से छोटा है। यहाँ 24 है, 25/24, यहाँ आपका यहाँ भी एक कम है, यहाँ भी एक कम है, यहाँ भी एक कम है और यहाँ भी आपका एक कम है, हर जगह एक कम है। तो इनका सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना है, एक है। तो जो अंश होगा 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, 24 आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ 10 और 11 का अंतर 1 होगा, तो 10 से आप 1 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर 1 होगा, फिर 99 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी 99 आ जाएगा। फिर इसका भी, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, तो 68 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आपका 8 आ जाएगा। यानी कि जो इन दोनों के अंतर में आएगा, अंश और हर का अंतर जो भी होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी होगा, उसको आप अंश से भाग दे देंगे, ठीक है। जो आपका अंश में है, अंश में 24 है, 10 है, अंतर को उससे भाग करेंगे। तो सब में मैं देख रहा हूं कि सब में आपका सेम है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 68 है, तो यही उनका संख्या हो जाएगा। अब बताइए कि इन चारों संख्या में सबसे छोटी कौन है। आप बोलेंगे सबसे 10 है, तो 10 किसका मान आया, 10/11 का मान, इसीलिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा, भिन्न 10/11 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, अगर जब कोई भिन्न आप 3 4 कुछ आपका भिन्न दिया हुआ है और उनका जो डिफरेंस होगा अंश और हर का अगर 1 हो, तो जो जिसका हर जो है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है कि जब आपका कुछ अलग अलग भिन्न दिया हुआ रहे और उनका जो अंतर है, उनका डिफरेंस जो अगर सेम हो, एक हो या फिर सेम हो, जो भी आपका हो, तो जिसका अंश छोटा होगा, क्या होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं जिसका अंश छोटा है वो आपका छोटा है, और जिसका अंश आपका बड़ा है, जैसे 99 का अंश ये सबसे बड़ा है इन चारों में, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। देखना ना, सबसे छोटी ये हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका ये हो जाएगा। तो बोला कि सबसे छोटी कौन होगा, तो आपका 10/11 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। जब भी आपको इस तरह के भिन्न के रूप में सवाल रहे तो पहला काम आप ये करेंगे कि जो जो संख्या दिया होगा उसका आप डिफरेंस निकालेंगे, उसका आप अंतर निकालेंगे कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितना है। जितना भी डिफरेंस होगा उसको आप अंश से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए क्या 3 आपका 5 है, ठीक है, 6 आपका 8 है, 3/7 है, और एक और ले लेते हैं
8/9 है। अब देखिए ये कुछ भिन्न दिया हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये कुछ भिन्न दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, ये बड़ा का निशान नहीं दे रहा हूं मैं, अंतर मतलब एक कहने का मतलब है कि इसके बीच का अंतर कितना होगा, 8 और 9 के बीच का अंतर 1, 3 और 5 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 3 और 7 के बीच का अंतर 4। अब क्या करेंगे कि आपका जो अंतर होगा उसको अंश से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना अंश में 6 है, अंतर कितना है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अंश में कितना है 3 है और अंतर कितना है 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 8 को 1 से भाग देंगे तो 8 ही आ जाएगा, 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा, 2 को 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, जब 3 को 4 से भाग देंगे तो 0.728, ठीक है, और 5 चौक 20 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। ये 4 जो देखे आपका हल करने पे आया, सबसे बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, इसका मतलब 8/9 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब इन तीनों में 3 बड़ा है, तो 3 का 3 किससे आया है, 6/8 से, ये आपका 6/8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद 1.5 बड़ा होगा तो 3/5 हो जाएगा। उसके बाद 0.7 किसका वैल्यू है, 3/7 का है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल रहे तो आपको इस तरह से हल करना है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो भी आप बना सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो भी इसको आप बना सकते हैं, यानी कि आरोही क्रम में पूछे या अवरोही क्रम में पूछे, जिस तरह से भी आपको जाने के लिए बोलेगा उसको आप आसानी के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो यहाँ पर भिन्न निकालने के लिए, यानी कि छोटा भिन्न आप पूछा था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए इस संख्या को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए। अब देखिए क्या निकालना है, घन निकालना है, मतलब क्यूब। क्यूब मतलब जैसे कि किसी की पावर मान लीजिए ए है, ए का क्यूब कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, तो वही आपको निकालना है। अब कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है 68600। अब इससे बोला इससे कौन सी संख्या गुना की जाए, ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले जब आप क्यूब निकालेंगे तो क्यूब के लिए रूल ये है कि अगर लास्ट में 2 जीरो होगा तो वो क्यूब नहीं निकलेगा, चाहे तो लास्ट में आपका 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका अगर 2 जीरो है तो 3 जीरो होगा तभी उस संख्या का क्यूब बनेगा। तो 3 जीरो बनाने के लिए किस संख्या से हम गुना करेंगे, यानी कि 6 को किस संख्या से गुना करेंगे कि आपका 3 जीरो आ जाएगा। तो क्या 6 को आप यहाँ पे अगर 8 रखेंगे तो 8 6 48, जीरो बनेगा, नहीं बनेगा, इसका मतलब ये गया आपका 8 नहीं होगा। अब देखिए मान लीजिए 12 से गुना करेंगे तो देखिए 12 को 6 जब 6 से गुना करेंगे 12 6 के 72, जीरो बना, नहीं बना, इसका मतलब 12 भी आपका नहीं होगा। अब देखिए अब 5 है, जब 5 को आप रख रहे हैं यहाँ पर 5 से गुना कर रहे हैं तो 6 5 6 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 30, एक जीरो आ गया, तो 2 जीरो आपका पहले से है, 6 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 30 का जीरो हासिल 3, 8 5 40 38 43 का 3 हासिल 4, 6 5 30 4 34 आ गया आपका, कितना आ गया 343 और 3 जीरो आ गया। अब आप मुझे बताइए क्या, देखिए ये तो एक आपका परफेक्ट क्यूब है, होगा ना, 3 जीरो है तो आपका क्यूब हो जाएगा। क्या 343 जो है वो किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। किसका होता है? वो 7 का होता है। अगर 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब 343 होता है। तो मतलब ये कि अगर इसका तो कितना होगा 7 हो जाएगा, और इन तीनों का जब इन 3 जीरो को आप परफेक्ट क्यूब करेंगे तो कितना होगा आपका 10, एक जीरो लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये कितना होगा आपका 70 आ जाएगा। यानी 70 का क्यूब जो होगा 34 3000 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि 70 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार करेंगे, जब 3 बार आप 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34, कितना आपका हो जाएगा 3,43,000 आपका आ जाएगा। लेकिन जब वहीं पे अगर जीरो को रखेंगे तो अब देखिए इसको भी रख के देख लेते हैं हम, दिया हुआ है 68600। अब देखिए 10 से गुना करने का मतलब एक जीरो और आ जाएगा। देखिए ये तो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या 686 किसी भी संख्या का परफेक्ट क्यूब है? आप निकाल के देख लीजिएगा, एलसीएम कर लीजिएगा। 686 किसी भी संख्या का परफेक्ट क्यूब
नहीं होता है। समझ गए? किसी भी इसलिए ये आपका 10 जो आपका ये भी नहीं होगा तो कौन हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आपको आ गया ना? मैं एक बार आपको और बता दें, एक बार आपको और बता देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखिए संख्या है आपके पास 68600, इसका करना है परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी किस संख्या को आप क्यूब करेंगे, किस संख्या के आप क्यूब निकालेंगे तो वो आपका जो है मतलब वो आपका जो संख्या होगा उसको यहां रखेंगे तो आपका उस संख्या का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले मेरा जहन में ये आ रहा है जब क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो तो कभी भी परफेक्ट क्यूब आपका नहीं बनेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 3 जीरो आए तब बनेगा। तो 3 जीरो के लिए आपका जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका जीरो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हमको 6 से गुना करना है ना, 8 से 48 नहीं आएगा, 12 से 72 नहीं आएगा। ठीक है, और हम 10 को जब रखेंगे तो यहाँ 3 जीरो तो आपका आ जाएगा, लेकिन 686 किसी भी संख्या का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, इसीलिए 10 भी नहीं होगा। तो किसको रखेंगे? हम 5 को रखेंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343,000 आ जाएगा। तो किसका होता है ये? 70 का क्यूब का जो मान होता है वो 3,43,000 होता है। इसीलिए कह रहा है कि वो किस संख्या से गुना करेंगे तो 5 से हम गुना करेंगे। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास, देखिए अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, मतलब रेडियस होता है। ठीक है, अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाता है, यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई क्या होगी? देखिए किसी लोहे की एक छड़ को ढालते हैं, यानी कि आपके पास लोहे का कोई छड़ है उसको आप फिर से पिघलाते हैं, तो पिघलाने पर क्या करते हैं उसका जो उसकी त्रिज्या जो है उसको 1/4 कर देते हैं, उसको आप मतलब छोटा कर देते हैं। जैसे लोहे का छड़ किस आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है। पता है ना आपको कि मान लीजिए ये आपका लोहे का छड़ है तो ये आपका बेलन के आकार का होता है। तो लोहे के छड़ जब उसको ढालना होता है तो हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन में आपका मेंशन भी किया हुआ है आयतन। ठीक है, तो आपके लिए और भी आसान हो, अगर मान लीजिए ये आपका मेंशन किया हुआ नहीं होता तो उसको पिघलाने की बात आती है तो हम वहां पर क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो लोहे का वॉल्यूम तो मतलब बेलन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना होगा बताइए? पाई आर स्क्वायर एच आपका होता है। वो फिर अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब देखिए ये आपका लोहे का आयतन हो गया, जब उसको आप पुनः ढालते हैं तो उसका त्रिज्या 1/4 होता है। मतलब ये जो आयतन है मतलब ये जो आपका जो लोहा है उसका जो लंबाई, ऊंचाई और त्रिज्या है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहा है, मतलब उसका त्रिज्या जो है वो 1/4 हो रहा है। मतलब पाई तो आपका रहेगा ही, आर का मान कितना होगा? r/4 आ जाएगा। अगर ना 4 आपको यहाँ पर, तो अब यहाँ पे कितना होगा? स्क्वायर आ जाएगा। और क्या बोला कि ऊंचाई कुछ बोला है? हाँ, तो उसकी नई लंबाई का मतलब क्या होगा? ये लंबाई जो दिया हुआ है लंबाई का मतलब ऊंचाई होगा, जिसको आप h कहते हैं। ठीक है, तो h आपका h रह ही जाएगा। समझ में आएगा? यानी कि जो आपका पहले r था उस r को आप उसको क्या कर रहे हैं? 1/4 कर रहे हैं, मतलब उसको 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले तो आपका देखिए पाई तो आपका रहेगा ही, r का वैल्यू जो r² था तो अब r का वैल्यू r/4 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, h भी आपका रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ बोला है कि लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई बदल जाएगा आपको ना। यहाँ पे क्या होगा? लंबाई, तो इस h को हम छोटा h से दर्शाते हैं, लंबाई में चेंजिंग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ क्या बचा आपका? r² h। देखिए यहाँ भी कितना होगा? r²/4 का भी स्क्वायर होगा, ये r का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू आपका h। अब r² क्या होगा? कट जाएगा,
अब कह रहा है, अब देखिए, तो उसकी जो है नई लंबाई क्या होगी, नई लंबाई कौन सा, h है ना, ये होगा ना, ये तो आपकी पुरानी लंबाई है, लंबाई मतलब मैंने क्या कहा, ऊंचाई, ऊंचाई की बात कर रहा है, तो पुरानी ऊंचाई उसका h है और छोटी ऊंचाई आपका ये वाला है, तो ये हमको निकालना है। तो देखिए, अब जब 16 आपका बटे में 16 इधर आएगा तो कितना होगा, 16h हो जाएगा, बराबर आपका h होगा। तो अब बताइए कि जो नई लंबाई होगा वो कितनी गुनी हो जाएगी, वो मूल लंबाई की कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। देखिए मूल लंबाई कितनी है, मतलब मूल ऊंचाई कितनी उसका h है, तो वो कितना गुना हो गया आपका, 16 गुना हो जाएगा। इसीलिए उसका जो है, जब उसके त्रिज्या को आप 1/4 करेंगे तो उसकी नई लंबाई जो होगा वो मूल लंबाई का 1/16 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए बताइए, कोई दिक्कत अगर है तो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बेलन का आयतन πr²h, ठीक है। कह रहा है कि हम यहाँ पर r जो रेडियस उसको हम 1/4 कर रहे हैं, मतलब जो r था उसको हम यहाँ पर r/4 कर रहे हैं। तो जो यहाँ r होगा, r की जगह में r/4 आ जाएगा, स्क्वायर तो पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए मान लीजिए कि पहले आपका ये आपका क्या है, लोहे की छड़ी, इतना मोटा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, ये जो रेडियस है इसका, इसको आप छोटा कर रहे हैं। तो अब जब इसको छोटा करेंगे तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो आपको उसका लंबाई आपका ये हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि जब उसका जो रेडियस को आप छोटा करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, तो लंबाई कितना बढ़ गया आपका, 16 गुना से बढ़ जाएगा। ठीक, समझ में अगर ना आए तो फिर से एक बार बैक करके क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये रूट है पूरा में, बोला कि 2 + √3, फिर दिया कि 2 - √3, दोनों का अंडर रूट है, ठीक है, का मान निकालना है। इसका मान निकालेंगे, देखिए 2 + √3 है प्लस 2 - √3 है, सभी आपका अंडर रूट है। इसका आपका मान निकालना है। अब मान लीजिए जो निकल के आएगा उसका मान हम x मान लेते हैं, कि जब चीज़ को जो हल करेंगे तो जो मान निकल के आएगा पता नहीं है हमको, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए रूट को हमको हल करना है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो आपका क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये मान लीजिए a है, ये आपका मान लीजिए a है, ये मान लीजिए क्या b है, तो क्या ये a + b के फॉर्म में आया कि नहीं आया, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये a + b के फॉर्म में आ गया। जब इसको आप हल करेंगे, देखिए a + b तो क्या होगा, a² होता है, तो क्या होगा 2 + √3 a² प्लस b² होगा 2 - √3, इसमें भी आपका स्क्वायर आ जाएगा, a² + b² माइनस, सॉरी प्लस होगा 2 × a का वैल्यू कितना है, 2 + √3 × b है आपका 2 - √3 बराबर कितना आपका x²। कोई दिक्कत? a + b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो इसको मैंने जो है इसी फॉर्म में यहाँ पे तोड़ा है। अब देखिए स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपका √2 है, √2 पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2 बचेगा। तो यहाँ भी आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 2 + √3 बचेगा, प्लस यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 -
√3 हो जाएगा। अब प्लस देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, जब इसको और इसको आपस में गुना करेंगे तो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए कि आपका √3 है इंटू √3, इसको हल करने पर कितना आपका आता है, 3 आता है, तो यहाँ भी रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, जब इन दोनों को आप गुना करेंगे तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 बराबर x का स्क्वायर। देखिए इसको आपको हल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप इसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, आपको हल करके ही आंसर लेके आना होगा, समझ गए। और आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिल्कुल भी कहीं गलती कीजिएगा तो फिर आपका मान निकल के नहीं आएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये √3 माइनस में, ये √3 प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना आ गया, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, प्लस है, 2 है। अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में गुना है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, जब 2 को 2 से गुना करेंगे 4, फिर 2 को √3 से गुना करेंगे तो -2 √3 होगा। फिर देखिए √3 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, तो क्या होगा प्लस √3, फिर प्लस माइनस माइनस, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 आ जाएगा बराबर x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो √3 सॉरी अब देखिए यहाँ पर 2 √3 यहाँ पर प्लस में, यहाँ माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बच गया, 4 + 2। अब देखिए यहाँ 4 प्लस में, यहाँ 3 माइनस में, 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा आपका बराबर कितना हो गया यहाँ पर x का स्क्वायर। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 2 और 4 6 बराबर x का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो कितना होगा, x बराबर इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, √6, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। समझ गए, कोई दिक्कत। आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला में उसका जो आपका मान दिया है वो उसको पुट करना आना चाहिए। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये कैसे मैंने किया उसका छोटा छोटा पार्ट भी यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया कि जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। जब √3 और √3 को यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ का भी √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का भी √3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपका 3 बचेगा। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हल हुआ है। बस आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि a + b का मान क्या हो, स्क्वायर का मान क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होता है। वो चीज़ें अगर पता है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और इसको आपको हल करना ही होगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपका सीटेट जो है 2011 में पूछा गया है, सिर्फ 11 में नहीं, देखिए इस तरह के सवाल आपके और भी आएंगे आगे में जो आपके पूछे गए हैं, और इस तरह के सवाल पेपर 2 में खास करके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लेंदी होते हैं, उसको आपको बनाना ही पड़ेगा, उससे आप बिल्कुल भी कतई नहीं बच सकते हैं, ठीक है। बस आपके जब इस तरह के सवाल को आप आगाज बार हल करते हैं तो आपके अंदर जो कैलकुलेशन का जो कैपेसिटी होता है वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता होगा तो अक्सर क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को एग्जाम हॉल में छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस तरह के सवाल को आसानी से बना लेगा, तो वो तो आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए जब तक नहीं इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बनाएंगे, तब तक आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, प्लस माइनस और रूट के चक्कर में आप फंस जाएंगे, और लास्ट में आपका कोई भी कंक्लूजन निकल करके नहीं आएगा। समझ गए, चलिए आज के क्वेश्चन थोड़ा जो है ना, क्या कहें, थोड़ा सा मतलब है, लग रहा है कि नहीं, हाँ पेपर 2 का हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को देखिए और डायरेक्ट आंसर निकाल के लेके आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इस तरह के सवाल को प्रॉपर हल करना होगा। देख रहे हैं, ये भी आपका पूछा गया कब, जनवरी 2012 में पूछा गया है। जनवरी 2012 में पूछा गया, तो आप सीटेटी का आपका एग्जाम लिया है ना, तो अब इसलिए कि फिर से सवाल, इस तरह के सवाल आप क्या आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हल होगा। अब देखिए सवाल इसको पर एक बार लिख लेते हैं, क्या है, x² - y² प्लस x प्लस y माइनस z² प्लस 2y
जेड माइनस जेड। अब देखिए जब इस तरह के सवाल को आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि सर देखिए यहाँ पे क्या 2yz है, यहाँ पे 2yz है, और यहाँ पे क्या दिया, देखिए यहाँ पे z का स्क्वायर है और यहाँ पे आपका y का स्क्वायर है। मतलब क्या होगा कि जब ये कहें ना कि आपका y माइनस जेड या y प्लस जेड का होल स्क्वायर की फॉर्म में आपका होगा, क्योंकि y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, फिर 2yz इस रूप में आपको होगा ना, तो इसलिए इसको पहले आपको सजाना पड़ेगा। तो सजाने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर आपका माइनस जेड का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस 2y जेड करते हैं। अब जो बचा क्या यहाँ पर x का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचा आपका, देखिए x बचा, x लिख लिए, y बचा, y लिख लिए, z बचा, z को मैंने यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इन तीनों में से देखिए माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर तो होता नहीं है, हम एक काम करते हैं यहाँ से माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। जब यहाँ से मैंने वाई को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा कितना 2y जेड बचेगा, इसको हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट को, प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz किसका फॉर्मूला होता है, बताइए किसका होता है, y माइनस जेड के होल स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x को इस पार लेके आते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब आप देखिए जब इन दोनों को आप देख रहे, देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्या ये आपका इस फॉर्म में नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, पता है ना आपको। देखिए ये उसी रूप में है, ये आपका मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए आपका बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसका रूप क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो इसको हम क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लिखेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, एक बार एक्स लिखेंगे, एक बार प्लस, तो इसका मतलब प्लस होगा, फिर वाई माइनस जेड हो जाएगा, फिर एक बार एक्स होगा, एक बार प्लस लिखेंगे, तो एक बार हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, तो वाई आपका माइनस में आ जाएगा, तो जेड आपका माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, फिर क्या बचा एक्स प्लस वाई माइनस जेड आपका बच गया। इसको मान लीजिए आप अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये गुणा के रूप में बीच में प्लस में है, ये आपका अलग है। अब आप मुझे बताइए क्या इनमें से कुछ कॉमन आएगा। हम ये देख रहे हैं कि देखिए x प्लस वाई माइनस जेड यहाँ भी है, x प्लस वाई माइनस जेड यहाँ भी है, तो क्या हम x प्लस वाई माइनस जेड को हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड को हम कॉमन लेंगे, इसको हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका, बताइए x माइनस वाई प्लस जेड बच जाएगा, बचेगा ना। यहाँ पर जब इन दोनों में से x प्लस वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड बच जाएगा, प्लस यहाँ से भी मैंने x प्लस वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया है, तो कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ तो आपका x माइनस वाई प्लस जेड बच गया। अब यहाँ से जो मैंने इसको कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 आपका बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप यहाँ कह रहा है कि का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि इसका 2 गुणनखंड है, एक गुणनखंड हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, देखें दिया हुआ है, देख लीजिए x प्लस वाई माइनस जेड कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर दिया हुआ नहीं तो आपको इसको खोजना है, x माइनस वाई प्लस जेड कहीं पे है, देखिए x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, राइट। कोई दिक्कत, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, तो टाइम लगेगा। इस तरह के सवाल को हल करने का आपका यही तरीका होता है, आपको हल करना ही पड़ेगा। आप मतलब इस तरह के सवालों को बिना हल किए हुए आप इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फिर वही तुक्का लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि लगे, मैक्सिमम चांस हो कि ना लगे। तो आपको आना चाहिए कि इस तरह के सवाल को आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना है। देखिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक,
यहाँ तक कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब रहा थोड़ा नीचे में, तो यहाँ मैंने क्या किया, देखिए ये स्क्वायर में है, ये भी आपका स्क्वायर में है, बीच में माइनस में है, तो मैंने इस फॉर्म में इसको तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इन दोनों को आप तोड़ेंगे तो एक्स में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक बार प्लस होता है प्लस, इन दोनों को आप प्लस में लिखेंगे तो वाई प्लस में आ जाएगा, जेड माइनस में आ जाएगा। फिर एक बार एक्स स्क्वायर माइनस में लिखेंगे तो वाई अगर माइनस में आ जाएगा तो माइनस 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 प्लस जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए ये आपका एक अलग हो जाएगा और ये आपका अलग है ना, अलग अलग नहीं, अलग मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि बनाने में आसानी हो। जब ये गुना के रूप में है, बीच में प्लस में है, ये संख्या अलग है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड है और यहाँ भी x प्लस वाई माइनस जेड है, तो मैंने x प्लस वाई माइनस जेड को मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ जब कॉमन लेंगे इसको तो ये बचेगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बचेगा, x माइनस वाई प्लस जेड बचेगा। जब इसको मैंने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा का मतलब 1 बचा। अब बताइए कि इसका 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड आपका ये हो जाएगा, एक गुणनखंड आपका ये हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैं देख रहा हूं कि ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्वेश्चन को बनाने में टाइम लग रहा है, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर अगर आप खुद से हल करेंगे सवालों को, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना भी पड़ रहा है और आपको साथ में एक एक पॉइंट को बार बार समझाना पड़ रहा है, टाइम तो लगेगा इस तरह के सवाल को, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप फटाफट इस सवाल को आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी सवाल थोड़ा बढ़िया है, आज का सवाल थोड़ा दमदार है, लग रहा है कि यहाँ तैयारी कर रहे हैं क्या। हर एक सवाल जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, जिसको बनाना पड़ रहा है, थोड़ा है जानदार सवाल। देखिए संख्या दिया हुआ इतना, ये अलग है, ये जो आपका है ना कितना है पता है, ये वाला ये आपका 3.3/4 है, ठीक, याद रहे आपको, वो है यहाँ पर, ये भी दिया हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, ये 3/8 है, इंटू 10⁻�7 दी गई है। इनमें से कौन सी संख्या इतना के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, देखिए अब 0.00 बार 0 है, 3 4 5 6 375। अब मुझे बताइए यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो बदले में कितना जीरो आएगा, 9 जीरो आएगा, क्योंकि इसके बाद कितनी संख्या है, 9 संख्या है, तो यहाँ पर कितना आएगा, बताइए बताइए कितना जीरो आएगा, 9 जीरो आएगा। तो क्या 9 जीरो का आप 10⁹ कर सकते हैं ना, इसका मतलब क्या होगा, 1 पर 9 जीरो, ठीक। अब मुझे बताइए तो कितना हो गया ये आपका, ये आ गया 375, ठीक है, बटे 10⁻9। इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 375, इसको आप 10⁻9 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻−9 आ जाएगा, आएगा। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3.75 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा बताइए आप मुझे, 10⁻−7 हो जाएगा। समझ आया, नहीं आया, नहीं है ना। देखिए क्या किया मैंने यहाँ पर, 375 इंटू 10⁻−9 है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे पॉइंट बढ़ाऊंगा, इसका मतलब इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 अंक से पहले मैंने 0 बैठाया, जितने अंक से पहले आप 0 बैठाएंगे उतना जीरो से उसको आप गुना करना पड़ेगा, बाकी सेम संख्या लाने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3.75 जब किया, 2 अंक से पहले यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया, तो मैंने यहाँ पर 100 से गुना किया, क्यों किया। अब देखिए मान लीजिए पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो नीचे में कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, फिर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर वही 375 इंटू 10⁻−9 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है, हाँ अब देखिए यहाँ पर जब 3.75 था इंटू 10⁻⁻9 था, तो यहाँ पे कितना आपका था, 2 जीरो का मतलब 10⁻2 होगा ना। अब देखिए 10⁻2 प्लस में है, 10⁻2 माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या होगा, घटेगा। तो ये कितना होगा, 3.75 इंटू 10⁻, या 9 से 2 चला जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है ना आपको। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, मतलब
9 से 2 जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो आपका माइनस में ही रह जाएगा, तो वो कितना होगा 3.75 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करने पर अब कह रहा है, देखिए एक तो आपका दिया हुआ है 3.75 इंटू 10⁻⁻7, ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी होगा ना। यानी पहला जो आपका दिया हुआ 3.75 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ है, इसको हल करने पर इतना आपका आ रहा है, इसका मतलब ये होगा। कह रहा है कौन नहीं होगा। अब देखिए अगला है पॉइंट नंबर 2, देखिए कितना है 3.3/4 इंटू 10⁻⁻7, इसको हल करते हैं, चरतिया 12 और 3 15/4 इंटू 10⁻⁻7, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, चरतिया 12, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 3 बचा, 7 चौक 28, उसके बाद 2 बचा, 5 चौक 20 इंटू 10⁻⁻7। देखिए इसको भी जो हल कर रहे हैं तो वही आ रहा है जो आपका दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी होगा ना, ये भी आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब सी को लेते हैं। सी दिया हुआ है 375 इंटू 10⁻⁻9। अब देखिए ये भी था आपका 375 गुना 10⁻⁻9 था ना आपका वो, तो इसका मतलब ये भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था ना भाई ये वाला आपका, क्योंकि यहाँ पे जब आप पॉइंट बैठाते हैं तो कितना होगा, 100 से गुना करते हैं तो फिर वो 3.75 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब देखिए डी को देखते हैं, तो डी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब 3 को 8 से भाग करते हैं और 10⁻⁻7 करते हैं तो भाग करने पर कितना होगा, 0.30 आ जाएगा, 8 24 हो जाएगा, उसके बाद 6 बचा, 8 6 48, 8 7 56 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। क्या ये इसके बराबर है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 0.375 है, इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप शेयर कर सकते हैं। दमदार सवाल है, थोड़ा टाइम तो लगेगा बाबू इस तरह के सवाल को हल करने में, ऐसे वैसे आप बच नहीं सकते हैं। आप अगर सिर्फ बार बार आसान क्वेश्चन करेंगे तो वो तो आपको कुछ समय के लिए लगेगा कि नहीं हाँ आसानी के साथ क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जब आप सीटेट के क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो आप इस तरह के सवाल से बिल्कुल ही नहीं बच सकते हैं। इस तरह के सवाल को आपको हल करना ही पड़ेगा। टाइम लगा, टाइम क्यों लगा, आप बखूबी जानते हैं कि जब इस तरह के सवाल को हल करना हो और हल करने के साथ एक एक पॉइंट आपको समझाना हो तो टाइम तो लगेगा। ठीक, तो अब आपका काम रहा कि इस वीडियो को चाहे तो बार बार देखें, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि बार बार मत देखिए। जब एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो जब बार बार बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन, एक तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और आपके माइंड में भी सवाल आने लगेंगे कि इस तरह के, जब इस तरह का सवाल पूछेगा तो हमको पकड़ना पहले कौन सा पॉइंट है। जब तक नहीं आप सवाल के किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे तब तक आप नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सवाल के पॉइंट को पकड़ना होगा। जैसे कि मैंने इसको पकड़ा कि दिया हुआ है ये किसके बराबर नहीं, तो उसको मैंने पहले लिखा, इसको हल किए तो आपका इस फॉर्म में आया, एक इस फॉर्म में आ गया, और हल किए तो आपका इस फॉर्म में आ गया। कह रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन दे और जो 4 दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, बोला जब इन चारों को हल करेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा। कौन नहीं होगा, देखिए कि 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 आप, ठीक है 4 आपका, मतलब ये तीनों होगा लेकिन 4 आपका नहीं होगा। तो अगर जब एग्जाम में आप इस तरह के सवाल आएगा, प्रैक्टिस रहेगा, तो आपको सब के सब आपको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सब हल करने के बताया। ये तो आपका पहले समझ में आ रहा था कि आ गया। जब 4 12 15 को 4 से भाग दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 3.75 आ रहा है, तो ये भी आपका काम खत्म हो जाएगा। ये भी आपका दिया हुआ है, कितना शॉर्ट में आपको बनेगा। बस इसको लिखने में जितना आपका टाइम लग जाएगा, बाकी इसको हल करने में, यानी कि आंसर को मार्क करने में हमको जरा भी टाइम नहीं लग रहा है। कितना इजीली हमसे बन रहा है। ये भी आपका तो पहले दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी आपका दिया हुआ है, बस देख रहे हैं कि ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आपको सिर्फ आसान सवालों के पीछे नहीं भागना है, आसान तो करना है, आसान एग्ज़ाम में आता है, लेकिन सभी सवाल आपके आसान नहीं आते हैं, और इसी सवालों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि जब आपको लगता है कि ये सवाल बहुत टफ है और इन सवालों को आप छोड़ देते हैं, है इतना इतना टफ सवाल थोड़ी एग्ज़ाम में आता है, और यही इसी सवाल की वजह से आपका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल इन सवालों को मिस नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर ज़्यादा आपको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो फिर आप भी बोर हो जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।